अस्सलाम वालेकुम। सुप्रभात। कक्षा 9 से तीसरी कविता, वैसे वस्तु पुस्तक के हिसाब से 11वां चैप्टर कहो तो भी चलेगा। आदमी नामा, जिसके लेखक है नज़ीर अकबर आबादी। अब आज तक हमने सुना था नामा, मतलब कि जो बिजनेस या धंधा करने वाले लोग हैं वो पैसों का जमा हिसाब रखते उसे नामा कहते हैं। यहाँ है आदमी नामा। तो जिस तरह पैसों का जमा उधार का हिसाब होता है, नज़ीर अकबर आबादी ने अपने इन 4 छंदों में बहुत सुंदर और सरल शब्दों में इंसान कितने तरह के होते हैं वो अपनी मानसिकता से, अपने स्वभाव से और अपनी सोबत के हिसाब से अलग अलग रूपों में ढल जाते हैं। तो इन 4 छंदों में नज़ीर अकबर आबादी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है आदमियों का, कि कितने कितने भिन्न भिन्न प्रकार के आदमी होते हैं। अब पाठ की रूपरेखा कुछ इस तरह है कि आदमी नामा में नज़ीर अकबर आबादी प्रकृति के सबसे अनोखी देन मनुष्य अर्थात आदमी को उसकी अच्छाई और बुराई के साथ प्रस्तुत करते हैं। आदमी अपनी बुद्धि के कारण संपूर्ण प्राणी जगत में विशिष्ट है। आदमी नामा कविता सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पहचान को समग्रता के साथ प्रस्तुत करता है। हम मानते हैं कि ईश्वर की बनाई सारी रचनाओं में सबसे समृद्ध मस्तिष्क पाने वाला अगर कोई है तो वो है इंसान, आदमी। फिर भी आज हम कोरोना महामारी के चलते इंसानों के कई रूप देखने को मिलते हैं। आज आप देख रहे हैं कि भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं कि वो हमारी जान बचाता है। पर आज बहुत कम डॉक्टर सेवा में लगे हैं। ज़्यादातर डॉक्टर है जो प्राइवेट सेक्टर में आम आदमी का शोषण करने पर लगे हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल में है और कई प्राइवेट सेक्टर में भी है ऐसे डॉक्टर जो वाकई में इंसानियत का उदाहरण रूप आज इंसानों की वाकई में सेवा कर रहे हैं। वो मेडिकल स्टाफ है जो वाकई में सेवा कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे उद्योगपति है, खिलाड़ी, अभिनेता है, आम आदमी है, युवा धन है जो इस बहुत मुश्किल घड़ी में मदद के लिए आगे आ रहा है। तो दूसरी ओर ऐसे लोग भी आपके समक्ष आ रहे हैं जो कालाबाजारी कर रहे हैं दवाओं की, इंजेक्शनों की। तो कई लोग ऐसे हैं जो आज के वक्त में हर बात पर पैसा कमाना चाहते हैं। जैसे अभी 5 मिनट पहले किसी का फ़ोन आया था कि तुषार भाई 108 पर कॉल लगाया तो 3000 रुपये मांग रहा है। जब से 108 सुविधा ऐसी है एम्बुलेंस की, इमरजेंसी सेवा चिकित्सा के लिए, कि जैसे फ़ोन करो तुरंत फ्री में आपको सर्विस देती है। फिर भी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें भी कमाना चाहते हैं। मजबूरी में उनको 3000 उस एम्बुलेंस वालों को देना पड़ा। मैंने तो यहाँ तक कहा कि उसका कॉल रिकॉर्ड कर दो, पुलिस को दे दो, ताकि दोबारा किसी और गरीब व्यक्ति के साथ ऐसा ना करो। पर उनके जिनका कॉल था उनकी माँ की ज़िंदगी और मौत का सवाल था, तो उतना उनका पास समय नहीं था, तो उन्होंने दे देना पड़ा। तो ऐसे ही आदमियों के अलग अलग रूपों को नज़ीर अकबर आबादी अपनी रचनाओं में सम्मिलित करते हैं। अब तब जाके इनकी लिखी हुई रचना आज एकदम सार्थक है, यथार्थ है कि इंसान के कितने रूप हमें सामने आते हैं, और खास करके 2 रूप, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, एक हीरो, एक विलन, एक अच्छा और एक बुरा। तो कवि का परिचय मैं पढ़ता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि नज़ीर अकबर आबादी का जन्म 1735 ईस्वी सन में आगरा में हुआ। इन्होंने आगरा के अरबी फारसी में मशहूर अदीबों मतलब शिक्षकों से शिक्षा पाई, अरबी फारसी की। इन्हें हिंदी त्योहारों में बहुत अधिक दिलचस्पी थी और ये उनमें सम्मिलित होकर आनंदित होते थे। ये नज़में कहने के लिए विख्यात थे, इसीलिए लोग इन्हें रोककर, रास्ते में रोककर अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने लिए नज़में बनवाते थे। इनकी इसी लोकप्रियता के कारण भिश्ती, ककड़ी बेचने वाला, बिसाती आदि सभी लोग इन्हीं की नज़म गा कर अपना सामान बेचते थे। भिश्ती मतलब उस ज़माने में जब पानी की इतनी व्यवस्था नहीं थी कि नल खोले और पानी आ जाए, मोटर, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तब एक चमड़े का बड़ा सा मशक हाथ पर टांग कर तालाब से भर कर या तो रास्ते पर छिड़कना या फूलों, पेड़ों, पौधों को पानी पिलाना, उसको काम करने वाले को भिश्ती कहते थे।
दूसरा सब्जी बेचने वाले, आम आदमी, मजदूर, सारे लोग अपनी परिस्थिति के अनुसार नज़ीर अकबर आबादी से नज़म लिखवाते थे अपने लिए। तो आज के समय में मशहूर गायक शायर है गालिब, जो हर युवा से लेकर बूढ़े तक उनके शायरी, उनके शेर लोगों की ज़ुबान पर होते हैं। पर मैं मानता हूँ कि अगर एक समय ऐसा आया जब आम लोगों की बात शायरी में अगर समाज में बहने लगी, तो गालिब से भी बड़े शायर नज़ीर अकबर आबादी कहलाएंगे। ये अपनी रचनाओं में ज्ञानी की तरह उपदेश नहीं देते, पर दोस्त की सलाह देते हैं। तो उनका देहांत 1830 में हुआ। इनके 4 छंद है, बहुत सरल है, आप समझ पाओगे। उसमें इंसान के 2 रूप आपकी समझ में आ ही जाएंगे। पहला छंद हम पढ़ते हैं कि दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस व गदा है सो है वो भी आदमी। जरनार बेदबा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। अब शब्दार्थ देख लेते हैं। मुफलिस मतलब दीन, गरीब, दरिद्र। गदा मतलब भिखारी, फकीर। जरदार मतलब धनी, अमीर, पैसे वाला। बेनबा मतलब निर्बल, कमजोर। नियमत मतलब स्वादिष्ट भोजन। अब इसका भावार्थ पढ़ता हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा कि नज़ीर अकबर आबादी द्वारा रचित आदमी नामा कविता में मानव के विविध रूपों पर प्रकाश डाला गया है। कवि कहते हैं कि दुनिया में एक आदमी वह है जो बादशाह है, जबकि दूसरी ओर एक आदमी वह भी है जो गरीब एवं भिखारी है, दरिद्र एवं फकीर है। एक तरफ तो दौलतमंद अपनी दौलत के कारण अत्यंत शक्तिशाली है, तो दूसरी ओर गरीब आदमी अपनी निर्धनता की वजह से अत्यधिक कमजोर है। तो जो पैसों की वजह से शक्तिशाली है वो भी आदमी है, जो निर्धनता की वजह से कमजोर है तो वो भी आदमी ही है। जो प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन खाता है वह भी आदमी है, जबकि गरीब एवं फकीर अपनी निर्धनता के कारण सूखी रोटी के टुकड़े चबाता है, वह भी आदमी है। सूखी रोटी चबाना मतलब मुहावरा है कि जो मिले वो खा लेना। कवि इस छंद से सामाजिक विषमताओं को स्पष्ट करते हुए समाज में व्याप्त अमीर गरीब के बीच के अंतर को सामने लाता है। अमीर एवं गरीब के बीच जमीन आसमान के अंतर को दर्शाने वाली ये पंक्तियां समाज की व्यवस्था पर व्यंग है। उस समय जो कही गई बात आज छोटे से पौधे से विशाल वृक्ष बन गई है। आने वाला समय धर्म पर या किसी और बात पर समस्या नहीं खड़ेगा। आने वाला समय देश में जो अमीरी गरीब के बीच में जो खाई है उस पर सवाल खड़े होंगे। आज गरीबी को ध्यान में रख के कितने युवा वर्ग सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, तो कई बार जाने अनजाने या तो उन्हें नक्सली घोषित कर दिया जाता है या कुछ और। आज हम देखते हैं कोरोना महामारी में हमारे भारत का सबसे धनाढ्य परिवार अंबानी परिवार देश छोड़कर विदेश चला गया। उनको ये सुविधा है पैसों के बलबूते कि वो अपना देश छोड़ सकते, और गरीब आदमी अपना घर नहीं छोड़ सकता। उसको अपने ही देश में दवाई नहीं मिल रही है, इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं और वो मर रहा है, पर उसके सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं है। तो उस समय जो उंगली की थी इस दिशा में नज़ीर अकबर आबादी में, वो आज यथार्थ हो रही है कि वाकई में जो गरीब अमीरी की जो खाई है वो इतनी विशाल हो गई है कि आने वाले समय में देश में बहुत सारी समस्याएं खड़ी करेगी, जो अगर जो उसका हल आने वाली सरकारों ने या अभी की सरकारों ने नहीं सोचा तो। ऐसा भी नहीं है, देश में बहुत सारे धनाढ्य लोग ऐसे हैं, देश में बहुत सारे पैसे वाले ऐसे लोग हैं जो गरीब वर्ग के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, पर उनकी गिनती सिर्फ उंगलियों पर गिन सके उतनी है। अब इसका भावार्थ मैंने आपको पढ़ा, फिर भी सब समझाता हूँ कि इसका भावार्थ ये है कि दुनिया में जो बादशाह है वो भी आदमी ही है। बादशाह मतलब अभी तो बादशाह तो चले गए, पर बादशाह बने बैठे नेता है, उद्योगपति है, वो भी इंसान ही है। और मुफलिस और गधा है सो वो भी आदमी। तो जो गरीब है, एकदम दरिद्र है, भिखारी है, फकीर है, वो भी आदमी है।
जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी। जरदार मतलब जो अपनी संपत्ति की वजह से शक्तिशाली है वो भी इंसान है, जो अपनी निर्धनता के कारण कमजोर है वो भी इंसान है। नियमित जो खा रहा है सो वो भी है आदमी। मतलब कि जो स्वादिष्ट भोजन खा रहा है वो भी आदमी ही है, और जो टुकड़े चबा रहा है, टुकड़े चबाना मतलब रूखी सूखी जो भी मिले वो खा रहा है वो भी आदमी है। मैं आपको इस समय के दौरान ये आदमी नामा चला रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि इसे कविता ना समझे, इसे आने वाले समय के लिए आप एक अच्छे नागरिक बने, तो उसके लिए अपने जीवन में उतारे ये क्या कहना चाहते हैं। तभी आने वाला जो भारत है वो जैसा हम चाहते हैं, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, राजगुरु, अताउल्लाह खां, सुभाष चंद्र बोस, उनका जो सपनों का भारत था वो भारत अब आने वाला जो भविष्य है आप है उनके हाथ में। आज के इस भाग में बस इतना ही। आने वाले भाग में मैं दूसरा, तीसरा और चौथा छंद, उसका भावार्थ शब्दार्थ के सहित आपके समक्ष आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।